नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्या स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम अड्डा बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था भाषा। भाषा के बारे में जाने थे। आज हम देखते हैं वर्णमाला। तो आइए शुरू करते हैं वर्णमाला का टॉपिक। वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम वर्ण को समझते हैं। देखो वर्ण क्या होता है। तो वर्णमाला में हम देखें तो वर्ण क्या होता है? वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम और अधिक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, वे कहलाते हैं वर्ण। वर्ण क्या कहलाते हैं? वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम और अधिक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वे कहलाते हैं वर्ण। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कलम जैसे मैंने पूरा लिखा तो क्या हुआ? कलम एक पूरा शब्द हो गया। कलम जो है एक पूरा शब्द हो गया। लेकिन अगर मैं उसे ये तोड़कर लिख दूं क धन ल धन म, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाया अक्षर। कलम पूरा अगर मैं लिख दूं, तोड़कर लिखूं, तो ये कहलाएगा अक्षर। और इसे और अगर मैं और खंडों में विभाजित करूं, जैसे ये मैंने लिख दिया क धन अ, क और अ मिलकर बन गए क, और ल धन अ मिलकर बन गए पूरा ल, और ये म धन अ ये मिलकर बन गए पूरा मा। तो ये तीनों मिलकर बनता है कलम। तो ये जो मैं अगर इसको अलग अलग लिखूं तो ये कहलाता है वर्ण। वर्ण समझ आया आपको? वर्ण किसे कहते हैं? मैं क्या है पूरी परिभाषा यहाँ पर आपको लिखकर नहीं बता सकता, इसीलिए मैं बोलकर बता रहा हूँ। आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे समझाने की और आप अच्छी तरह से समझें। तो वर्ण अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। दूसरा है वर्णमाला। फिर हम आते हैं वर्णमाला पे। वर्ण के बाद होता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा के क्रमिक उच्चारण समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के क्रमिक उच्चारण समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। या हम कहें तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे शब्द लिखा है क ख ग घ ञ, तो ये एक व्यवस्थित तौर पर लिखा है। तो व्यवस्थित जो लिखा रहता है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। अगर ये क के बाद में च लिख दूं, थ लिख दूं, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी, ये कहलाएंगे वर्ण। लेकिन वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को, जैसे अ अनार, अ आम, ई इमली, ऐसे एक व्यवस्थित क्रम को हम कहते हैं वर्णमाला। तो आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। वर्णमाला में क्या होता है? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन ये दोनों से मिलकर क्या बना होता है? दोनों से मिलकर बना होता है वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होता है? 52 वर्ण होते हैं। कुल टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। लेकिन मूल वर्ण होते हैं 44। मूल वर्ण होते हैं 44। 44 कैसे? 33 होते हैं व्यंजन और 11 होते हैं स्वर। तो ये मिलकर होते हैं मूल वर्ण। ये कहलाते हैं मूल वर्ण। तो आइए अब हम स्वर को देखते हैं, स्वर को समझते हैं। तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, या जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कह देते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में क्या आएगा? मूल स्वर में हम देखें तो अ, ई, उ, ऋषि, ये कहलाएंगे मूल स्वर। अ, ई, उ और ऋषि, ये कहलाएंगे मूल स्वर। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होगा? बड़ा अ, बड़ा ई और बड़ा उ, ये 3 कहलाते हैं दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या है 4, और दीर्घ स्वर जो है ये है 3। दीर्घ स्वर कैसे? बड़ा अ, जैसे मैं छोटा अ लिख दूं तो ये मूल स्वर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बड़ा अ लिखता हूँ तो यह दीर्घ स्वर कहलाएगा। उसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जैसे ए एणी का, ए एरक, ओ और ये औ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या होती है 4। अब आप बोलेंगे संयुक्त कैसे? तो संयुक्त ऐसे होता है, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, एक समझा के बताता हूँ। जैसे ए लिखा है तो अ धन ई, छोटा अ और छोटा ई, ये मिलकर बनता है ए। अ धन ई, ये इनसे मिलकर बनता है ए। तो ये 2 स्वरों से मिलकर बना, इसलिए हम इसे संयुक्त वर्ण कहेंगे। ऐसे ही ए भी, ओ भी और औ भी, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले आएंगे हम स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन।
तो स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 25। ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये है स्पर्शी व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे क, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क, तो क जो वर्ण है ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये बना है क धन अ से मिलकर, ये इनसे मिलकर बना है। तो अ क्या है? अ स्वर है, ये मिलकर बना है क धन अ से, तो ये क्या है? स्वर है, स्वरों की सहायता से मिलकर बना है। तो ये क्या हुआ? ये व्यंजन हुआ। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये क लिखा हुआ है तो ये किससे मिलकर बना है? क धन अ से, क धन अ से मिलकर एक पूरा क बना है। तो ये क्या कहलाया? क वर्ण। तो ये स्वर की सहायता से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे व्यंजन। समझ आया आपको? अब आगे देखते हैं हम व्यंजन के प्रकार। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए क ख ग घ ञ, तो ये वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। 5 वर्ण मिलकर कितने हो गए? 25 हो गए। तो ये पूरे 25 कहलाते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। अब आइए देखते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए हम जब कोई वर्ड बोलते हैं या कोई शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले आवाज जो है हमारे गले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गले से निकलती है। तो गले से आवाज निकलती है। तो जैसे हमने बोला पहला, देखो क वर्ग समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा और यही आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए जब अपन सबसे पहले कोई शब्द बोलते हैं तो आवाज आती है गले से। तो गले से आई, गले मतलब कंठ से। तो जैसे मैंने बोला क ख ग घ ङ, तो ये कहाँ से आई? गले से आवाज आई। तो ये जो पहला वर्ग है क वर्ग, तो पहला जो है ये क्या हो गया? कंठ से हो गया। इनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। दूसरी बात, च वर्ग की बात करो। च गले के बाद हम कहाँ आते हैं? तालु पर। तालु बोले तो गले के ऊपर का भाग जो तालु कहलाता है। तो तालु की बात करें तो च वर्ग जो आता है च छ ज झ ञ, बोल के देखिए आप, च छ ज झ ञ, तो ये क्या हुआ? ये तालु से आता है। इसके बाद हम ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में जो वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। हम पहले कंठ से बोले, फिर बोले हम तालु से, उसके बाद हम आ गए उसके और थोड़ा ऊपर, तो आगे आए तो क्या हुआ? मूर्धा। तो ट ठ ड ढ ण, आप बोल के देखिए, आप आवाज आएगी मूर्धा से। मूर्धा मतलब आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। देखो मूर्धा मतलब होता है, जैसे मान लो ये एग्जांपल के लिए आपको समझा कर बता रहा हूँ, ये अपना मुंह है, ये हो गई जीभ, है ना। जैसे आप ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ट वर्ग के उच्चारणों में आपकी जो जीभ है ये ऐसे पलट कर, मुड़ कर और आपकी मूर्धा को टच करती है, ऊपर टच करती है। तो ये आप समझ गए होंगे मूर्धा किसे कहते हैं। तो ये होता है मूर्धा। तो ये जो ट वर्ग के जो वर्ण है ट ठ ड ढ ण, तो ये आप जब बोलेंगे तो ये मूर्धा से कहलाएंगे, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। तीसरा हुआ, चौथा हुआ त वर्ग। त वर्ग त थ द ध न, तो जब आप बोलेंगे त थ द ध न तो आपके दांत आपस में टच होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? दंत। इनका उच्चारण स्थान दंत से होगा। और इसके बाद हम आते हैं ओष्ठ पर। तो प वर्ग जो आया प फ ब भ म, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके ओंठ आपस में टच होते हैं, आपके लिप्स आपस में टकराते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान आएगा ओष्ठ। स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन आपको समझ आया होगा, ये मैंने जो आपको अभी पूरा बताया। इसके बाद हम देखते हैं ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है? संघर्षी व्यंजन क्या होता है? तो ऊष्मीय व्यंजन वो है जिनके उच्चारण पे ऊष्मा निकलती, जैसे स और ह। तो ये 4 ऐसे ऊष्मीय व्यंजन है जिनके उच्चारण पे ऊष्मा निकलती है। जैसे मैं लिखूं स और एक होता है ह। इनका जब आप उच्चारण करोगे ह, तो ऊष्मा प्रवाहित होती है, ऊष्मा निकलती है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या होती है 4। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन हो गया छ, त्र, ज्ञ। छ, त्र, ज्ञ, ये जो 3 होते हैं ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। छ, त्र और ज्ञ, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं? अब आप बोलेंगे कि ये कैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो जो ये छ होता है क और स से मिलकर बना होता है, तो इसको हम बोलेंगे छ। ठीक है, समझ आया आपको? ऐसे ही आगे भी जो त्र है त और र से मिलकर बना होता है, आधा त और एक पूरा र उससे मिलकर बना होता है, तो इसे हम त्र बोलेंगे। और जो य है तो ज और य से मिलकर बना होता है, इसे हम य बोल देंगे, तो य बोलते हैं। तो ये क्या हुए? ये हुए आपके संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन किसे कहेंगे? अयोगवाह व्यंजन कहलाएगा आपका, मैंने पहले बताया था जो स्वर है अम और अह, तो इसे स्वर की संख्या स्वर में नहीं गिना जाता, तो ये कहलाते हैं आपके अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन कौन से कहलाते हैं? अम और अह। अम और अह ये कहलाते हैं अयोगवाह व्यंजन। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे आप? अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल और व। इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं य, र, ल, व, तो ये कहीं से भी बिना टकराए और बाहर निकल जाते हैं। हमारे अंदर पे, कंठ पे, तालु पे, मुर्दा पे, ये कहीं पे नहीं टकराते और इनके उच्चारण में ये बिना कहीं पे टकराए और बाहर निकल जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ। अंत मतलब होता है अंदर, तो अंतस्थ व्यंजन ये हुआ आपका अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं हम द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को उत्कृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन तो द्विगुण से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट होता है। द्वि यानी दो और गुण यानी गुण, जिनमें 2 गुण पाए जाते हो इन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, समझ आ रहा? द्विगुण व्यंजन की जैसे मैं परिभाषा बताऊं तो यानी कहना चाहिए वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वर बिंदी के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, ये लिखे ड और ये लिखे ड, ये 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं पढ़ाई, पढ़ाई लिखा तो इसमें क्या हुआ? अनुस्वर के साथ यूज हुआ। ठीक है, पढ़ाई लिख दिया मैंने, अनुस्वर के साथ यूज हुआ। जैसे मैं दूसरा लिखूं सड़क, सड़क लिखूं तो ये ड जो यूज हो रहा है अनुस्वर के साथ यूज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा आपका? द्विगुण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, सड़क, जैसे सड़क हो गया, इसमें अनुस्वर यूज हो रहा है। जैसे दूसरी चीज बताऊं, लिखूं मैं यहाँ पे डाबर लिखता हूँ, डाबर, डाबर शब्द लिखा तो इसमें यूज नहीं हो रहा, मतलब क्या हुआ? इनके 2 गुण हो गए, एक यहाँ पे यूज हो रहा है सड़क के साथ में, एक यहाँ पे यूज हो रहा है डाबर के साथ में, लेकिन है दोनों वही वर्ण, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन कहेंगे। 2 गुणों के साथ में होता है। तो आज के लिए वर्णमाला में इतना ही, फिर इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपके प्यार के लिए धन्यवाद।